एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। एक हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक दिल्ली में एमसीडी चुनावों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। दिल्ली राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करेगी? निगमों के एकीकरण पर एक राय सभी सियासी पार्टियां अपने नफा नुकसान में जुटी हुई है। वहीं खबर यह भी है कि इसी हफ्ते संसद में यानी आज संसद में तीनों निगमों को एक करने पर प्रस्ताव आ सकता है। सूत्रों ने बताया कि क्योंकि दिल्ली नगर निगम में चुनाव 8 मई से पहले करवाना है और राज्य निर्वाचन आयोग को 1 महीने का वक्त भी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए वो तारीखों की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में संसद कोई भी फैसला तारीखों को ध्यान में रखकर ही लेगी। लिहाजा 16 अप्रैल से पहले संसद को फैसला लेना होगा। दिल्ली में नगर चुनाव टालने और तीनों चुनावों से भागने के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं बीजेपी पर, और इस आरोप पर बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल ने कहा है कि 4 विधानसभा चुनावों में जमानत जब्त कराने वाली पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ये दावा कर चुके हैं कि अभी एमसीडी के चुनाव हुए तो बीजेपी सिर्फ 50 सीटों में ही सिमट जाएगी। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक निगम का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 18 मई तक है। ऐसे में वर्तमान निगम का कार्यकाल बढ़ेगा या एकीकरण में निगम भंग हो जाएंगे, यह बड़ा सवाल है। निगम के भंग होने की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटर को कंट्रोलिंग पावर सौंपी जा सकती है। तो बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव एमसीडी चुनाव जो है वो लगातार उस पर सस्पेंस बरकरार है अभी भी, लेकिन इस पर कोई भी फैसला अभी नहीं आया है। आज हो सकता है कि संसद में इन तीनों निगमों को एक करने पर प्रस्ताव आ सके, जिसके बाद कोई फैसला लिया जा सके। आपको बता दें कि कैसे होगी बदले हुए दिल्ली नगर निगम की तस्वीर, वो भी आपको बता दें। खबर ये है कि दिल्ली सरकार का दखल निगम में बेहद कम करने के लिए मेयर इन काउंसिल व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधे चुनेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो सीएम से ज्यादा प्रभाव वाला माना जाएगा, क्योंकि सीएम तो सिर्फ एक विधानसभा से विधायक के तौर पर चुना जाता है। वहीं मेयर और पार्षदों का कार्यकाल बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि तीनों निगमों के कुल 172 वार्ड में से छावनी इलाके में आने वाले 8 वार्ड कम कर दें तो 164 वार्ड एकीकरण के बाद बनते हैं। इनकी संख्या कम या अधिक होगी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि इससे सीधे तौर पर चुनाव के जिताऊ समीकरण तैयार होंगे। कईयों के लिए पूरी तरह से ये जो नियम है वो भी बदले हुए होंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर एक चर्चा ये भी है कि तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ ही 272 वार्ड ही रखे जाएंगे, लेकिन मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर कम से कम 2.5 वर्ष कर दिया जा सकता है। लेकिन इस व्यवस्था में तकनीकी पेच भी फंस सकता है, क्योंकि अभी की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था का बड़ा पेच है। बता दें कि पहले साल में मेयर पद महिलाओं के लिए, तीसरे साल में अनुचित जाति के लिए आरक्षित है, और ऐसे में क्या ये बरकरार रहता है इसका या कोई नया प्रावधान होगा, इस पर भी संशय बरकरार है। चलिए, तो दिल्ली नगर निगम को तीनों नगर निगमों को एक करने पर अब फैसला आ सकता है, और जल्दी अगर इस पर फैसला आता है तो चुनावों की क्या कुछ स्थिति बनती है, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, इसी के साथ संगीता शर्मा जी नेता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ आरवी उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले संगीता जी आप ही के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है, और इस विरोध में जिस तरीके से चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है चुनावों में कब एमसीडी के चुनाव होंगे। और इसी बीच आज कहा जा रहा है कि संसद में ये प्रस्ताव भी इसको तीनों निगमों को एक करने का पारित हो सकता है।
9 मार्च को जब हमारे चुनाव कमिश्नर ने कहा, शाम को 5 बजे बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कही और कहा कि हम इलेक्शन की जो तारीखें हैं वो बता देंगे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि लगातार चुनाव को टाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है या धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम पिछली बार देखें तो चुनाव 23 अप्रैल को हो गया था और 26 अप्रैल को रिजल्ट भी आ गया था, पर इस बार चुनाव को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो लगातार जो हमारी आम आदमी पार्टी की पंजाब की जीत है और इतना बड़ा बहुमत जो हमें मिला है, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है वो डरी हुई है कि कहीं एमसीडी में जो 15 सालों से इनकी सरकार थी और ये उस पर सत्ता में काबिज थे एमसीडी में, और लगातार जो भ्रष्टाचार का मामला एमसीडी में हमको देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं इन्हें ये डर है कि अगर इस बार चुनाव होता है तो ये सत्ता हमारे हाथ से ना निकल जाए। इसलिए ये केंद्र सरकार जो है, पीएमओ जो है, ये फायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर एक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके तहत इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कराने के लिए अभी अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि एक स्वास्थ्य संस्था है, स्वतंत्र है। तो ये किस तरह का काम भाजपा की सरकार द्वारा किया जा रहा है? जबकि सत्ता में काबिज है, तब तो ये हमेशा एक प्रेशर, दबाव बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह इन्हें अगर डर नहीं है तो ये चुनाव करा ले, वो तो लोकतंत्र है और उसमें जो भी जनादेश होगा उसका सबको पालन करना होता है। तो ये इतने डरे हुए क्यों हैं जो चुनाव को टालने का प्रयास कर रहे हैं? चलिए वत्स आप बता दीजिए, इतने डरे हुए क्यों हैं आपकी चुनावों को टालने का प्रयास कर रहे हैं, और ये तीनों निगमों को एक करने का फैसला तुरंत उसी समय क्यों लिया गया जब कुछ ही समय में ऐलान होने वाला था? तारीखों का ऐलान से मात्र आधे घंटे पहले आपने ये फैसला लिया केंद्र सरकार ने, क्या कारण है उसका? इस पर बहुत दिनों से कार्रवाई हो रही थी। कोई डर के भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम चुनाव में हैं, हम चुनाव पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, तो यहाँ से भागने की, दिल्ली से भागने की क्या बात हो गई? ठीक है, पंजाब में इन्हें प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये हमको कमतर आंके। हम पूरे देश पर राज कर रहे हैं, हमारी नीतियों को पूरे देश ने सराहा है। पांच राज्यों के चुनाव में 4 जगह हमने वापसी की है, तो हमें इन सब चीजों से कोई डर नहीं है। लेकिन फॉर बेटर ये मतलब कार्यवाही और अच्छा सुदृढ़ करने के लिए इन 3 नगर निगमों को मिलाकर की जो कवायद चल रही है उसका फैसला बहुत जल्दी होने वाला है। उसके बाद हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव में हम इनको पटखनी देंगे। ये तो सिर्फ डोल पे चलाने की बात करते हैं, ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, ये फ्री कर दो। अरे जनता के पैर और हाथ इतने मजबूत करो, स्वयं कमाए खाए और वो सारी चीजों का भुगतान कर सके। फ्री में कितने दिन तक चलाएंगे आप उनको? एक पंजाब का इन्होंने 300 यूनिट मेगावाट फ्री करने का दिया है, उसी का बजट 5000 करोड़ आ रहा है। अब तो इनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जितने फ्रीबीज इन्होंने बोले हैं उन सबको करने के लिए धन कहां से लाएंगे, इस पर भी अभी संशय बखराव है। लेकिन खैर, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। अभी समय इनको देना चाहिए कि किस तरीके से गवर्नेंस करते हैं, आगे क्या करेंगे। लेकिन नगर निगम के जो चुनाव है, इस पर जो ये चर्चा हो रही है, ये कोई एक चर्चा नहीं हुआ है, ये पिछले 1-1.5 साल से इस पर ये कवायद चल रही थी। और अगर पार्लियामेंट में उसको पास कर देते हैं तो उसके बाद चुनाव होगा। चुनाव को किसने टाला है? हम 5 राज्यों के चुनाव में गए या नहीं गए? एक जगह हम हार गए पंजाब में, लेकिन हम चुनाव से भागने वाले थोड़ी हैं। हम तो चुनाव के लिए हर वक्त तैयार हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और वही चुनाव से भाग जाए, ऐसा सोचना भी निरर्थक है। ठीक है उपाध्याय साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। वत्स साहब कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से इस पर विचार विमर्श हो रहा है, इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन 1.5 साल की कार्रवाई तभी अमल में लाई जाती है, तभी इस पर फैसला सुनाया जाता है जब तारीखों का ऐलान होने में मात्र आधा घंटा रह जाए। हेलो जी उपाध्याय साहब, अपनी बात रखें आप। देखिए, ये तीनों नगर निगम पहले भी एक थे मुस्कान। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि समय पर फैसला लिया जाता और समय पर चुनाव होते तो एक अच्छा संदेश जाता है। लेकिन जो निगमों के हालात हैं
जब से 3 नगर निगम बनाए गए, उनको डिसेंट्रलाइज किया गया, तब से कुछ निगमों की हालत ठीक है, कुछ की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, वित्तीय लेन देन में बहुत सारी अनियमितताएं देखने में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो एक मंतव्य है वो ये था कि भी तीनों को एक कर दिया जाए, जैसे पहले एक थे, तो उसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, संशोधन लाने पड़ेंगे। जो प्रक्रिया अभी चालू है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज संसद में बिल लाया जाएगा या उस पर विचार विमर्श होगा। अब देखिए, 2 रूप होते हैं इसके मुस्कान। एनडीएमसी एरिया है तो एनडीएमसी जिस तरह चलती है उस तरह एमसीडी को भी चलाया जा सकता है। और एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की पार्षद भी पैसा लेते हुए पकड़ी गई, तो पार्षदों का कोई मानदेय और भत्ता होता नहीं है। ऐसे में वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, अवैध उगाही करते हैं, रेहड़ी पटरी से लेके लेंटर पर लेंटर के पैसे लिए जाते हैं। तो ये इतना बुरा हाल हो गया है दिल्ली में नगर निगम का कि नगर निगम और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। तो कोई ना कोई कार्रवाई करना, समुचित कार्रवाई करना सरकार का दायित्व है। इलेक्शन कराना जहां दायित्व है, वहां व्यवस्था में सुधार लाना भी कहीं ना कहीं सरकार का एक दायित्व होता है, जिससे पारदर्शिता बढ़े, कार्य कुशलता बढ़े। आप देखेंगे जहां प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान चल रहा, वहां नगर निगम उसमें पलीता लगा रहा था। सड़क पर जानवर घूमते हैं, कूड़ा, मतलब गंदगी का ढेर बन गई है दिल्ली। तो क्या इसको ऐसे ही चलने दिया जाए? ये भी एक प्रश्न उठता है। कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश हर जगह बनी रहती है और सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर कुछ नया होता है, नगर निगमों के हालत सुधरते हैं, तो आम जनता को भी राहत मिलेगी और दिल्ली की साफ सफाई भी ठीक प्रकार से हो पाएगी। अभी जो हालात हैं वो बहुत चिंतनीय है। देखिए, आम आदमी पार्टी का ये आरोप लगाना कि भी इलेक्शन जानबूझ के लेट किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उनका आरोप अपनी जगह सही है, लेकिन आम जनता के सरोकार, आम जनता की चिंताएं भी अपनी जगह। और देखिए, भ्रष्टाचार, राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि बिना भ्रष्टाचार के राजनीति हो जाए। अगर बिना भ्रष्टाचार के राजनीति होगी तो कहां से आएंगे करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं इलेक्शन में? और फिर आपने देखा होगा, पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं। एक तरफ सुस्ता की बात करती हैं, दूसरी तरफ आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगी। तो देखिए, बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। जिस तरह से निगम में रिफॉर्म हो रहा है, सरकारों में भी रिफॉर्म हो, और जो संवैधानिक संस्थाएं उनमें भी रिफॉर्म की जरूरत है, जिससे आम आदमी इलेक्शन लड़ सके, एक गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी हो। सारे करोड़पति, अरबपति यही इलेक्शन लड़ेंगे, यही सत्ता में आएंगे। क्या तो गरीब सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है? उसे सत्ता में भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? प्रश्न उठता है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गरीब को टिकट देने के लिए राजी। सब पैसे वालों को, अमीरों को टिकट देते हैं और वही लोग सत्ता में पहुंचते हैं। तो ये भी एक बदलाव की जरूरत कहीं ना कहीं मुस्कान है। ठीक है, बदलाव की जरूरत फिलहाल है, क्योंकि एमसीडी में हम देख रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं, खुद जो आम आदमी पार्टी है वही लगातार भ्रष्टाचार के आरोप एमसीडी पर लगा रही है। संगीता जी, आपके पास मैं इसी सवाल के साथ आऊंगी। लगातार एमसीडी पर आरोप लगते रहे हैं, पिछले 15 सालों से काबिज है बीजेपी, और 2011 में जब
ये अलग हुई थी, 3 टुकड़ों में बटी थी। 2011 की बात है जब 3 टुकड़ों में नगर पालिका बटी थी दिल्ली की। आखिर क्या कारण है कि उसको बांटा गया और अब एक बार फिर से एक किया जा रहा है? अगर एक ही करना था तो उसको बांटा क्यों गया? समय जब एकीकरण था तब उनको लगा कि ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही है, तब भी कहीं ना कहीं ये परेशानियां ही आगे आ रही थी, जिसको देखते हुए इन्होंने उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली में। लेकिन 3 टुकड़ों में बांटने के बाद भी अभी भी एमसीडी में जिस तरह से काम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, और हम पिछले 15 सालों से देख रहे हैं लगातार जो वहां होना चाहिए। तो पार्षद जो एमसीडी में बनाए जाते हैं, जो उनको जिम्मेदारियां दी जाती है, कहीं ना कहीं उनका काम है कि भाई वो सफाई की व्यवस्था दिल्ली में देखें, जो उनके दायरे में काम आते हैं वो उनको देखें। पर ये लगातार एमसीडी का स्तर जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो ठीक है, जिस तरह से पहले अगर एकीकरण से व्यवस्था चल रही थी तो 3 टुकड़ों में क्यों बांटा, अब 3 टुकड़ों में बांट दिया तो फिर एकीकरण क्यों किया जा रहा है? तो इस तरह का सवाल बहुत बार वहां की जनता के मन में भी उठता होगा और हमारे मन में भी है कि अगर आपको एकीकरण करना है, आपको वो व्यवस्था ठीक लग रही थी, तो उसको बांटने की क्या जरूरत थी? ठीक है, आप उसे बांट दिया है, आपको लगता है एकीकरण से एक बेहतर एमसीडी दिल्ली को मिल सकती है और वहां काम की जो रफ्तार है वो तेज हो सकती है और व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं, तो ठीक है, जैसे पहले लोग एक सदन में बैठते थे अब भी बैठ जाएंगे। लेकिन उसके लिए चुनाव को टालना क्या उचित है? तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल को अगर ऐसा होता है, ये लगातार हम अगर एक प्रोसीजर में आ जाते हैं, दिल्ली का चुनाव टल जाता है, माना कल को किसी और स्टेट में चुनाव होते हैं, तो वहां भी ये कह दिया जाएगा कि भाई व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, हम 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव थोड़ा बाद में करा देंगे। तो इस तरह का ना बने, व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त रहे और जो इलेक्शन कमीशन की एक जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, ना कि पीएमओ के दबाव में काम करे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इसको भी देखना होगा मुस्कान जी। ठीक है आलोक वत्स जी, ये बड़ी बात है और इसको देखना होगा। मुस्कान जी, मैं लूटूंगी भ्रष्टाचार की बात, मैं भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो गीता रावत के बारे में क्या कहेंगी? देखिए, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथों में है, जो भी करप्ट है उसके खिलाफ सबूत है, तो जो भी सजा उसे मिलनी चाहिए जरूर मिले, चाहे वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, क्योंकि किसी को भी जनता के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, एक तरफ से भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप, दूसरी तरफ आपकी पार्षद ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती अभी है। गीता रावत जी के खिलाफ कोई सबूत, कोई वो नहीं मिला है। अगर वो करप्ट है, अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें सजा दीजिए, उसमें आम आदमी पार्टी मना नहीं कर रही है, उनका पक्ष नहीं ले रही है कि उनको सजा ना दी जाए। वो पुलिस प्रशासन जो है केंद्र सरकार के दायरे में है, उसकी पूरी जांच कराई जाए, जो एक प्रक्रिया है उसके तहत काम किया जाए, और जो भी होता है वो निर्दोष है तो वो बिल्कुल बच जाएंगी और वो निर्दोष नहीं है तो उन्हें सजा होगी। वो तो एक फेयर प्रक्रिया है हमारी कानून की, तो उस कानून की प्रक्रिया के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है वत्स साहब, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, मैंने यही कहा कि भ्रष्टाचारी जो भी है वो किसी भी पार्टी का हो, उसको कोई भी बचने का अधिकार नहीं है, जनता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता ने उसे प्रतिनिधि इसलिए नहीं बनाया कि वो वहां बैठ करके अपने पद का उपभोग करे और भ्रष्टाचार करे, जिस तरह से हम 15 सालों से लगातार एमसीडी में देख रहे हैं। तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आम आदमी पार्टी की हूं तो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो हम उसका पक्ष लेंगे। कोई भी अगर गलत काम कर रहा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। ठीक है, आप ये मानते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है? मैं लौटूंगी वत्स साहब के पास, एक बार मैं जाना चाहूंगी। वत्स साहब, अगर 2011 में आपने अलग अलग किया, 3 टुकड़ों में बांटा एमसीडी को, दिल्ली नगर निगम को, तो फिर अब फिर से एकीकरण उसका किया जा रहा है, कारण ही क्या था उसको बांटने का? फिर देखिए मुस्कान जी, बहुत दफा एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्शन के कारण इस तरीके की नीतियां लागू की जाती हैं। हमने तो बेहतरी के लिए किया था, लेकिन अगर किसी कारणवश तो विफल हुआ तो फिर दोबारा से दुरुस्त करने में क्या गुरेज है? हम उसका एकीकरण करके और डायरेक्ट जब जनता चुनेगी
तो उसका भी अपना एक प्रभाव पड़ेगा। और अगर वहां करप्शन है, मोदी जी के राज में करप्शन का कहीं नामो निशान हम नहीं रहने देंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। चाहे हिंदुस्तान के किसी सुदूर कोने में भी अगर भ्रष्टाचार होगा और वो हमारे नजरों में आ जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। और इसकी जो दुरुस्त कवायद है, जो तीनों का एकीकरण हो रहा है, उसको एक बार पार्लियामेंट से मुहर लगने के बाद तो स्वाभाविक है कि चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। और हम समझते हैं कि इसका एकीकरण करने के साथ इस कवायद से और मुस्तैदी से और अच्छी पकड़ से इसका निराकरण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि म्युनिसिपल ये जो एमसीडी हैं, यहां पर जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए वो उस तरीके का नहीं हो पा रहा है। कारण बहुत से हो सकते हैं। सफाई एक बहुत बड़ा सीधा सीधा सा गणित अगर समझे, सीधा सा गणित है। 18 मई को कार्यकाल जो है वो भंग हो रहा है। 18 मई को एमसीडी और तीनों जो नगर निगम है उनका कार्यकाल भंग हो जाएगा। उसके बाद अब सरकार ये विचार कर रही है कि पार्षदों के कार्यकाल को भी ना बढ़ाया जाए। 18 मई को अगर कार्यकाल भंग हो रहा है और आज 21 है, 21 तारीख को अगर आप संसद में कोई प्रस्ताव लाते हैं तो उसको वो पारित होगा। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट होने में आप ये समझिए कि 1 से 1.5 महीना तो लगेगा तमाम चीजों को होने में, और पूरा खर्चा भी आएगा उसको लेकर। ये जो सीधा सीधा सा गणित है, कोई इसमें टिपिकल चीज नहीं है। चुनाव तो सीधे तौर पर लेट हुए ना। देखिए, आप जिसको 1-1.5 महीने कह रही हैं वो त्वरित कार्रवाई होके 10, 15, 20 दिन के अंदर भी लागू कर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 1.5-2 महीने ही लगने हैं। त्वरित कार्रवाई करके अगर एक बार पास हो गया 1 महीने का तो समय खुद ही सरकार दे रही है सर। 1 महीने के अंदर ही सारी कवायद पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद चलिए ठीक है, 1 महीने में आपने सारी कवायद पूरी कर ली, उसके बाद भी निर्वाचन आयोग को भी तारीखों का ऐलान करने के लिए कुछ समय चाहिए। थोड़ा विलंब होगा इसमें, लेकिन इट इज फॉर द बेटर। अच्छे के लिए अगर थोड़ा सब्र करना पड़े तो क्या हर्ज है इसमें। हम जो एकीकरण कर रहे हैं, ये बताइए, ठीक है आपका फैसला बिल्कुल सही है, समय से भी तो ये फैसला हो सकता था ना। 1-1.5 साल अगर आपने कहा कि 1.5 साल से इस पर कार्रवाई हो रही है, 1.5 साल में क्या आप इतना सा एक ये फैसला नहीं ले पाए कि आपको 3 नगर निगमों को एक करना है? देखिए, आपको पता है कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, उसमें सारे तंत्र लगे हुए थे। अभी अभी उससे हम उबर के बाहर आए हैं, उसके बाद ये कवायद चालू हो गई है। अब इसको भी निकट भविष्य में इस पर फैसला लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है उपाध्याय साहब, ये एक सीधा सा एक कह सकते हैं कि बचने का बहाना सा हो जाता है कि हम दूसरे चुनावों में लगे हुए थे इसलिए हमने इस पर काम नहीं किया। बीजेपी इतनी छोटी पार्टी तो नहीं है, हम ही नहीं लगे हुए थे। ये कोई ठीक है एक्सक्यूज नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास उपाध्याय साहब। देखिए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप दूसरे इलेक्शन में लगे हुए थे। एक सिस्टम है, दिल्ली का जो निर्वाचन आयोग है वो अपना काम कर रहा था, जो दिल्ली की बॉडीज हैं वो अपना काम कर रही थी, और जिन स्टेट में इलेक्शन थे वहां की बॉडी वहां काम कर रही थी। तो ये कहना न्यायोचित नहीं है कि भाई हम इलेक्शन में थे, भाई आप क्या डिसाइड करेंगे। आप एक आउटलाइन दे रहे हैं कि भाई निगमों को एक करना है, और देखिए बहुत लंबी प्रक्रिया है मुस्कान ये, क्यों जो स्टाफ है वो एक जगह आएगा, सीनियरिटी का झमेला होगा। आज आप देखेंगे अलग अलग निगम में, तीनों निगम में एजुकेशन अफसर से लेके जो भी अधिकारी हैं वो अलग अलग हैं, और जब एक होगा तो वहां एक को अपॉइंट करना पड़े, दो उसके बाकी दो उसके मातहत करेंगे। तो वो लिस्ट भी बननी है कि भाई सीनियरिटी होगी, क्या क्राइटेरिया उसका होगा। तो इसी तरीके से जब डिसेंट्रलाइज किया गया था, शीला दीक्षित जी का फैसला था ये, और शीला दीक्षित जी ने सोचा था कि भाई इनका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, तो शायद एक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आशंका पहले भी जाहिर की जा रही थी कि भी जो दूसरी एमसीडी हैं उनके पास पैसा होगा, किसी के पास पैसा नहीं होगा, और वही विसंगतियां देखने में भी आई हैं। तो इन सब कंडीशंस को अगर दुरुस्त किया जाता है, एकीकरण किया जाता है,
तो उसमें समय लगेगा। समय भी और मैं लगेगा, समझता समय हूँ भी लगेगा उपाध्याय साहब। और सीधी सीधी सी बात ये भी तो है ना, देखिए भ्रष्टाचार की गर्त में तो वैसे ही एमसीडी और तीनों नगर निगम गए हुए हैं, और दूसरी तरफ जब इनको तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा गया तब का खर्चा अलग, और अब इनको एक बार फिर से आप एक कर देंगे तो अब उसका खर्चा अलग, और बाकी जो लोग जो वहां पर पार्षद हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं वहां के, वो अलग होंगे, उनका अलग खर्चा। डेफिनेटली देखिए खर्चे तो आते हैं मुस्कान, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन समय समय पर प्रयोग किए जाते और परिवर्तन सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो देखिए एमसीडी में एक परिवर्तन करके देखा गया जो सक्सेस नहीं हुआ, तो उसमें दोबारा से एक प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिसकी वजह से इलेक्शन भी डिले होगा, खर्चा भी आएगा और बहुत सारी समस्याएं भी मौबाए खड़ी होंगी। मैंने कहा ना, जैसे सीनियरिटी का मामला आएगा, अभी हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर 3 है, तीनों एमसीडी में अलग अलग हैं, उसके बाद एक ही होगा तो 2 को नीचे आना पड़ेगा, तो ये बहुत सारी विसंगतियां पैदा होंगी। इसमें दुरुस्त करने में समय लगता है और समय लगेगा, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन डिले होगा। जहां तक मेरा अपना आइडिया है कि इतनी जल्दी इन सब चीजों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, कार्रवाई को पूरा नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पर एमसीडी आएगी। और सरकार ये भी कर सकती है कि जिस तरीके से एनडीएमसी को चलाया जाता है उस तरीके से ही एमसीडी को चलाया जाए, वो भी एक मॉडल हो सकता है। जो एनडीएमसी दिल्ली में ही काम करती है, नई दिल्ली एरिया, तो उसी तरीके से एमसीडी को भी कहीं ना कहीं चलाया जा सकता है। अब सरकार क्या विचार रखती है, क्या विकल्प लेकर आती है, ये अभी कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है उपाध्याय साहब जी, मैं लौटूंगी आपके पास। संगीता जी, तीनों निगमों को एक करने के फैसले पर आप ये बताएं कि ठीक है, आपने चुनावों को लेकर कहा कि चुनावों में देरी होगी, वो ठीक है, वो एक अच्छा ठीक है, क्योंकि होगी भी, और वो सीधी सी बात है कि चुनावों में अगर इतने लंबे समय बाद अगर आज फैसला लिया जाएगा तो बहुत लंबी देरी होगी। लेकिन इन तीनों नगर निगमों को जो एक करने का फैसला है उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, उपाध्याय जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो वो कह रहे हैं कि जो ये चीजें आगे को आएंगी, सरकारी जो हमारा तंत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं सीनियरिटी और जूनियर के हिसाब से बहुत सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा, तो ये तो परेशानियां क्रिएट होंगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार इस एकीकरण के बारे में सोच रही थी तो उसे फैसला ही अब तक ले लेना चाहिए था। अच्छा, बातें ये भी निकल कर सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से बातें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि वार्डों की संख्या भी कम कर दी जाएगी फिर। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हम वार्डों की संख्या कम कर देंगे। तो सबसे बड़ा तो ये है कि अब ऐन वक्त पे ये नींद से कुंभकर्ण की तरह क्यों जागे हैं। जिस दिन हम चुनाव आयोग को तारीख बतानी थी उससे आधा घंटा पहले ये कहते हैं कि नहीं भाई हम सुधार करेंगे, हम यहाँ की प्रक्रिया को सुधारेंगे। तो अब तक ये कहाँ सोए हुए थे भाजपा के लोग? अगर इन्हें यही व्यवस्था करनी थी तो ये पहले से उस व्यवस्था पर काम करते। और जैसे अभी आलोक भाई हमारे कह रहे थे कि 1-1.5 साल से हम काम कर रहे हैं, तो 1-1.5 साल से आपने ये क्यों नहीं सोचा, एंड वक्त पे आप ये क्यों सोच रहे हैं? तो कहीं ना कहीं भाजपा के मन के अंदर का एक डर भी है कि वो एमसीडी जो 15 सालों से इनके हाथ में है वो कहीं छीन करके आम आदमी पार्टी के हाथ में ना चली जाए। तो इस तरह का एक प्रोपागेंडा ये जो कर रहे हैं, चुनाव को टालने की कोशिश, अब जो समय लगेगा एकीकरण के बाद ये उसका हवाला देंगे और कहेंगे हम इस काम को नहीं कर पाए इसलिए देरी हो गई, और जो चुनाव है उसकी तारीखें आगे बढ़ेंगी। तो ये क्या एक लोकतंत्र के लिए उचित व्यवस्था है? कहीं ना कहीं ये है कि हम पीएमओ में है तो हमारी मनमानी चलेगी, जो हम चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। आज ये दिल्ली में उस व्यवस्था को करेंगे, कल ये किसी दूसरे राज्य में करेंगे, कल ये उसे लोकसभा में भी करेंगे। तो ये किस तरह की व्यवस्था भाजपा चाहती है? अगर हम पिछला देखें तो एक इमरजेंसी का काल जो एक काले अक्षरों से लिखा गया भारत के इतिहास में, उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनावों को टाला गया हो या चुनावों को आगे किया गया हो। तो चुनाव उचित समय पर कराने हैं, सबके लिए संस्थाएं है जिसका जो काम है वो करेगा। जैसे आलोक भाई कह रहे थे कि हम इलेक्शन में बिजी थे, तो भाई अगर इलेक्शन में बिजी थे तो हर राज्य के लिए फिर इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया गया है? एक ही से काम करा लीजिए, वो बार एक ही चीज को देख लेगा। लेकिन हर राज्य के लिए इलेक्शन कमीशन इसीलिए बनाया है कि वो अपनी अपनी जगह की जिम्मेदारी ले और वहां की व्यवस्थाओं को देखे। तो ये कोई इनका कहना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है।
तो भाजपा को ये बताना होगा कि भाई चुनाव आप क्यों टाल रहे हैं, ये आपको काम पहले करना चाहिए था। केंद्र सरकार में आप आज सत्ता में काबिज नहीं है, आप पहले से हैं। आप व्यवस्थाओं को पहले से देखिए। आप इस तरह से लोकतंत्र का मजाक मत बनाइए, धज्जियां मत उड़ाइए, लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। वत्स सबसे पहले मैं आपके प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि इसका विकेंद्रीकरण किसने किया था? भाजपा ने तो नहीं किया था। और बस भाई ये नहीं कहा जा रहा कि एक आपने नहीं किया था, लेकिन अभी आपके पास वक्त था, तो आपने जो प्रोसीजर आप आज लेकर के आ रहे हैं वो आप पहले क्यों नहीं लेकर के आए? आप संगीता जी ये भूल रही हैं कि हिंदुस्तान का पूरा तंत्र 5 राज्यों के चुनाव में लगा हुआ था। दिल्ली के पदाधिकारी भी कहीं न कहीं डेपुटेशन पे गए हुए थे, और ये चुनाव टाला जाना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत बार अनेक कारणों से चुनाव कुछ दिन के लिए स्थगित किए गए हैं, और आप निश्चिंत रहें। आप चुनावों को स्थगित करके वत्स बहुत अच्छा संदेश देते हैं। नहीं, ऐसा कोई गलत संदेश देने वाले हम लोग नहीं है। किस राज्य में चुनाव हमने रोका है? जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, किस राज्य में चुनाव रोका है या किस राज्य में चुनाव टाला गया है? आप यहाँ क्यों किया जा रहा है? वत्स साहब इसका जवाब दीजिए, अब यहाँ क्यों किया जा रहा है? आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो अच्छा मैसेज देते हैं, तो यहाँ भी समय से चुनाव करा लिया जाता। आप मेरी बात सुने। व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसका एकीकरण किया जा रहा है, फॉर अ बेटर टुमारो, फॉर अ बेटर प्रोस्पेक्ट, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए अगर पार्लियामेंट में ये निहित है, उसके पास ये अधिकार है, कोई हम अलोकतांत्रिक अधिकार हाथ में लेकर ये काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे अधिकार में निहित है। सरकार इस तरीके की फैसले ले सकती है, और आप निश्चिंत रहें, हम ताल ठोक कर आपके साथ चुनाव मैदान में आएंगे और आपको पटखनी भी देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हम कोई चुनाव से भागने वाले लोग नहीं हैं। हम तो एक एक करके हिंदुस्तान के हर राज्य पर जनता का दिल जीतकर वहां पर अपना राज कायम करते चले जा रहे हैं, और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। आने वाले वर्षों में हमें कोई विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा जो हमें पटखनी दे दे ऑल इंडिया लेवल पर। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम काम में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम ऐसे ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़े हो गए हैं। हमारे पास कार्यकर्ताओं नेताओं की फौज है। आपने देखा उत्तर प्रदेश का चुनाव ठंडा भी नहीं हुआ था कि मोदी जी गुजरात के चुनाव की बिगुल फूंक दिए। वो पहले कार्यकर्ता है भाजपा के, बाद में प्रधानमंत्री हैं देश के। पार्टी के प्रति हमारे नेताओं का जो समर्पण है वो आपको देखने को मिल रहा है, और आप निश्चिंत रहिए, दिल्ली की गंदगी को हम पूरी तरीके से साफ कर देंगे। आपको अगली बार ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। वत्स जी 15 साल से आप ही थे एमसीडी में, आम आदमी पार्टी नहीं है। आप ही सत्ता में काबिज हैं, तो गंदगी कैसे साफ नहीं हुई? अब आप वादा कर रहे हैं कि हम गंदगी साफ कर देंगे, तो 15 साल से जनता ने आप ही को चुन करके वहां बिठा रखा था, तो आप गंदगी साफ क्यों नहीं कर पाए? बेटर कर देंगे। अब आपको ये डर है कि 15 साल से जो एमसीडी में काम नहीं हुआ, तो जनता का बदलाव का मुंह है, वो चाहते हैं कि उखाड़ करके फेंक दिया जाए। अब मैं आपकी बात सुन नहीं सका। मैं कह रही हूँ वत्स जी कि 15 साल से आप ही थे एमसीडी में, कोई दूसरा व्यक्ति एमसीडी में काम नहीं था। ऐसा नहीं है कि 15 साल से एमसीडी में कोई काम नहीं हुआ। एमसीडी की इतना जो दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें क्या एमसीडी का कोई योगदान नहीं है? 15 साल में कर नहीं पाए, अब आप कह रहे हैं हमें दोबारा मौका दे दीजिए, हम आगे कर लेंगे। तो ये अब आप जनता सुनने वाली नहीं है, इसीलिए ये जो किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं उसी के अनुरूप है। ये जो आप हवाले दे रहे हैं लगातार, तो पहले 15 साल में एमसीडी में काम हुआ है, कहीं ना कहीं वही बता दीजिए कि कितना काम एमसीडी में हुआ है। संगीता जी, आपने एमसीडी को दुरुस्त जनता किया का है। फैसला आप ना सुनाएं, जनता को फैसला लेने दीजिए। हमें जनता पर पूरा विश्वास है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, फैसला जनता लेती है। ठीक है, और हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हम 2 बार 3 बार चौथी बार सत्ता में वापसी करते हैं जनता के ही दिल जीतने के बाद। ठीक है, चलिए ठीक के है। लिए आप निश्चिंत रहें। जी बातें आपने सुनी। देखिए, मैं सुन रहा था, वे बीजेपी के नेता हैं, पार्टी को समर्पित हैं। तो देखिए, हर पार्टी का नेता पार्टी को समर्पित होता है, इसमें नया क्या है? आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के लिए समर्पित हैं।
कांग्रेस के नेता कांग्रेस के लिए समर्पित हैं, तो आपके नेता समर्पित हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरा ये है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम जीतते जाएंगे, हम वर्चस्व कायम करेंगे, तो ये जनता के ऊपर रहने दें। जनता है किसको आगे बढ़ाएगी, किसको पीछे लेके जाएगी, वो जनता की अदालत तय करती है। आलोक जी, हम लोग यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर ये नहीं डिसाइड कर सकते। और समय समय पर सर मैंने कहा कि हम जनता का दिल जीत कर आगे बढ़ेंगे। आपने मेरे इस लाइन को आपने नजरअंदाज कर दिया। हाँ, तो देखिए, जनता का दिल जीतना हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है। हर पॉलिटिकल पार्टी को जनता का दिल जीतना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, और यही एक मोटिव भी होता है। और मैं समझता हूं कि जो एमसीडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका एक दूसरा मॉडल भी हो सकता है। और देखिए, कई बार तो आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस को भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, स्टेट में भी राष्ट्रपति शासन लगता है, और नगर निकाय को कई बार भंग किया जाता है, और भंग होने के बाद में वहां भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था होती है। तो संवैधानिक व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, एक व्यवस्था नहीं है। अब सरकार कौन सी व्यवस्था को एडॉप्ट करेगी, ये कुछ समय में साफ हो जाएगा। आज पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, उसके बाद पता लग जाएगा। जो चीजें निकल के आएंगी उनसे हम आगे आकलन कर पाएंगे कि सरकार क्या चाहती है और क्या करेगी। और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब इलेक्शन चलता है तो कहीं ना कहीं चिंतित होना स्वाभाविक है, क्यों, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो रुकती है, उसको आघात लगता है। तो अगर उसको इसी तरीके से एक करके और इलेक्शन कराना था, तो एक समुचित समय था, समय रहते चीजों को कंप्लीट कर दिया जाता, तो इस तरह का आरोप ही नहीं करता। तो आज आरोप लग रहा है। संवैधानिक संस्थाएं होती हैं और ये देश संविधान से चलता है। संविधान में कोई ना कोई प्रावधान है, उसी के तहत केंद्र सरकार कार्य कर रही है, यानी वो उसके कार्य क्षेत्र में आता है। इसको अनाधिकृत चेष्टा नहीं कह सकते हम जब संविधान में है और संविधान सम्मत कार्य हो रहा है, तो हम इसको असंवैधानिक कैसे कह सकते हैं? ये भी एक प्रश्न उठता है कहीं ना कहीं। लेकिन सरकार है, केंद्र सरकार के अपने अधिकार है, और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शायद एमसीडी में इलेक्शन को जो टालने की कोशिश हो रही है, ठीक नहीं कहा जा सकता। पब्लिक में मैसेज सही नहीं जाता है। कहीं ना कहीं पब्लिक को लगता है कि भाई सरकार चुनाव टालना चाहती है, क्योंकि चुनाव की समयावधि होती है। जैसे अभी कहा कि ये अभी टाइम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी समय चाहिए होता है। ये नहीं है कि आज आप कहते हैं कल इलेक्शन करा दो, तो वो संभव नहीं हो पाता है। उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ और चाहती हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ और चाहता है, केंद्र सरकार कुछ और चाहती है। तो सब जब तक बॉडीज एक साथ नहीं आएंगी, सबका मोटिव एक नहीं होगा, तब तक भी इलेक्शन नहीं हो सकता। मुस्कान, मेरा मानना ये है। और सरकार को कहीं ना कहीं अपना जो विचार है वो स्पष्ट करना चाहिए। जैसे मेयर का है, ठीक है, समझ में आता है कि भाई कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, क्यों, जब तक वो पॉलिसी मैटर डिसाइड करता है तब तक उसका जाने का टाइम आ जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है ना, वो रह जाता है।
अच्छा, कार्यकाल की फिर बात दूसरा करें, जिस तरीके से मेयर की बात की आपने उपाध्याय साहब, कार्यकाल की बात करें तो वहां पर भी देखिए आरक्षण का पेंच फंसा हुआ है। दूसरा कार्यकाल जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, और चौथा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चौथा शायद आरक्षित है SC शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये भी तो एक पेंच फंसा हुआ है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे। और चेंज देखिए, प्रकृति के रह में पहले भी कह चुका हूं, तो देखिए बदलाव जरूरी है। जिस तरह से पार्षद और मेयर का जो काम है, वो काम कोई संतोषजनक नहीं है। एक लूट मार का अड्डा बन गया है मुस्कान। कोफ्त होती है MCD के नाम से, वो डकैत तब भी उसे गन वन लेके और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो लूटपाट करता है, डकैती डालता है। ये पार्षद तो जीता जागता उदाहरण है कि बिना बंदूक के लूट रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं ये लोग। आम आदमी इतना त्रस्त हो जाता है कि वहां अगर वो अपने घर में कोई काम कराना चाहता है तो बिना पैसे के वो पार्षद उसे तोड़वा देगा, कार्रवाई करेगा, यानी लूटमार का अड्डा बन गया है। तो जनता कोई खुश नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचार की बात करती हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, सभी संलिप्त हैं। एक गीता रावत एक उदाहरण है। जो पार्टी ये कहती है कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वहां संवैधानिक संस्था देखिए वो क्या है, भाई पकड़ी गई रिश्वत लेते हुए, पैसा लेते हुए पकड़ी गई। पॉलिटिकल पार्टी अछूती नहीं रही है, और फिर वो कह देते हैं कि कानून अपना काम करेगा। मान लीजिए बीजेपी का पार्षद पकड़ा जाएगा, बीजेपी कहेगी कि वो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं सुनिश्चित किया जाता कि भी भ्रष्टाचार ना हो। सबको पता है कि MCD में भ्रष्टाचार होता है, और सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, और खुलेआम होता है, और खुलेआम होता है, कोई चोरी नहीं है, खुलेआम होता है, खुलेआम होता है। मैं बता रहा हूं, और बिल्कुल निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी की पराकाष्ठा के साथ। ये यथार्थ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इसको बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं तो कहूंगा बंद कर देना चाहिए। और जिस तरह से NDMC में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उस तरह कॉर्पोरेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर हो और वो काम चलाए, तो कम से कम कुछ डकैती तो कम होगी। ये 272 डकैत पैदा कर देते हैं जो जनता को लूटते हैं और काम कुछ करते नहीं। सुबह से लेकर शाम तक पैसे उगाई, सुबह से शाम तक पैसा उगाई से, और पूरा परिवार लग जाता है। अगर मान ली हस्बैंड है तो मिसेज भी है, बच्चे भी हैं, सब अवैध उगाई कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं व्यवस्था के प्रति लोगों में रोष पैदा होता है, एक अविश्वास पैदा होता है। ठीक है, क्या फायदा है सब चीजों से, ऐसी पार्षदों से? ऐसे तो ना हो वो ज्यादा अच्छा है, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इस पर भी चिंतन और मंथन की जरूरत है। ठीक है, हम राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। मैं तो यही कहूंगा कि बदलाव की जरूरत है यहाँ पर। ठीक, संगीता जी। और बदलाव होना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास उपाध्याय साहब। संगीता जी। बिल्कुल उपाध्याय जी सही कह रहे हैं। मैं सहमत हूँ इस बात से कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और MCD तो इसका इतना बड़ा उदाहरण है कि जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है तो MCD दिल्ली का नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो वहां जब जनता को इतनी परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये एक ऐसा रूल होना चाहिए कि वहां के लोग भ्रष्टाचार ना करें, उन पर भी शिकंजा कसा जा सके। क्योंकि जनता को जो परेशानी हो रही है, जनता अपना प्रतिनिधि चुन रही है अपने लाभ के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए, लेकिन उसका उल्टा ही परिणाम वहां देखने को मिल रहा है कि लोग जो है उनसे परेशान हो रहे हैं, प्रतिनिधियों से दुखी हो रहे हैं। तो ये किस तरह की व्यवस्थाएं हम जनता को दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये हर पार्टी का दायित्व है कि वो इस पर सोचे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। तो आम आदमी पार्टी जो लगातार भ्रष्टाचार की बात करती है और कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और हम तो ये भी कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि
अगर ऐसे ही हम भ्रष्टाचारियों को सड़क पर खुला छोड़ देंगे तो लगातार हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है बल्कि उसको रोकना है, तभी शायद व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी और काम हो पाएगा। तो लेकिन इसको रोकने की तरफ पहल कौन करेगा संगीता जी, पहल कौन करेगा इसको रोकने की तरफ? सरकारें ही तो करेंगी, बेशक आप हो या कांग्रेस या फिर बीजेपी हो। राजनीतिक दल करेंगे, राजनीतिक दलों का भी दायित्व है कि उसको रोकने के लिए राजनीतिक पार्टियों को ही पहल करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आकर के उसमें पहल नहीं करेगा, क्योंकि जनता ने उनको ही बिठाया है। तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। जैसे आज एकीकरण के लिए कानून बन रहा है, ये कह रहे हैं कि हम एकीकरण का प्रस्ताव लाएंगे और एकीकरण में एमसीडी करेंगे, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के भी लेकर के आ सकते हैं उसमें व्यवस्था कि भाई अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके तत्काल निरस्त कर देना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार करता है तो उस पर ये कानून होना चाहिए। तो जब बदलाव लाना है तो फिर पूरी तरह से एमसीडी में बदलाव लाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस जो ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या एमसीडी के भ्रष्टाचार की, देखिए सवाल तो सभी पर उठेंगे ना कसी जा सके। संगीता जी, सवाल तो सभी पर उठेंगे। देखिए अभी चुनावों में कुछ देरी हुई तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर आ गई, लेकिन इतने लंबे समय से दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, एक बार भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई क्या आपने? लगातार आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की आवाज उठाई है। आप देखेंगे आतिशी जी ने वहां के स्कूल भी जब लगातार बर्बाद हो रहे थे जो एमसीडी में आते हैं, वहां व्यवस्थाएं नहीं है, लगातार वो उसकी आवाज उठाती रही है। आम आदमी पार्टी एमसीडी की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सड़कों पर आई है और लगातार आवाज उठाई। वो आवाज उठाना नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। याद है मुझे आतिशी जी ने कहा था और ये राघव चड्ढा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें एक बात कही गई थी कि एमसीडी द्वारा नालियों से गाद निकालने का जो दावा किया जाता है वो नहीं किया जा रहा, जगह जगह नालियों में गाद रखी हुई है, ये कहा गया था आपके प्रवक्ताओं द्वारा, आपके खुद नेताओं द्वारा। लेकिन पीडब्ल्यूडी तो आती है ना आम आदमी पार्टी के अंडर, दिल्ली सरकार के अंडर आती है पीडब्ल्यूडी, वहां पर भी सड़कों का कोई खास हाल नहीं है, सड़कें वहां पर भी इसी तरीके से हैं और नालियों की सफाई वहां पर भी नहीं हो रही है। देखिए दिल्ली सरकार लगातार अपना काम कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार अपना काम कर रही है, तो दिक्कत क्यों नहीं है? ना तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतनी कोई खास काम कर रही है, ना ही बीजेपी। हमारे वहां भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां काम नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है और कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करने का मादा रखती है। कि हम सबसे ज्यादा सोचते हैं जनता के बारे में, लेकिन जनता आखिर इतनी त्रस्त क्यों है? सभी पार्टियां अगर सोच रही है जनता के बारे में, उसके बावजूद भी अगर जनता को साफ सफाई नहीं मिल रही है तो ये तो फिर देखिए ये तो जनता ही पागल हो गई। इसका मतलब कि वो साफ सफाई ढूंढी कहाँ रही है? साफ सफाई सभी पार्टियां उनके बारे में सोच रही हैं, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि जनता अंधी हो गई है, जनता को कुछ नहीं दिख रहा है काम किया हुआ। देखिए अब जनता 15 साल से उन्होंने भाजपा को सत्ता में बिठाया, अब ये जनता फैसला करेगी कि वो दोबारा किसे लाना चाहती है। जनता ने 15 साल आप पीडब्ल्यूडी के तहत अगर काम करते, दिल्ली सरकार अगर पीडब्ल्यूडी के तहत जो सड़कें आती है उसमें अगर काम करती तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप एमसीडी के लिए सेट कर सकते थे और उसके बाद आप सवाल उठाते भी बहुत अच्छे लगते। देखिए दिल्ली में अगर दोबारा सत्ता में आम आदमी पार्टी काबिज हुई है तो कहीं ना कहीं वहां काम किया है, इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और बहुत सोच समझ करके फैसला करती है, तो अब कहीं ना कहीं वो एमसीडी में भी बहुत सोच समझ करके ही फैसला करेगी कि दिल्ली की जनता को क्या करना है। बात एक बार फिर से वही है, देखिए देश की सरकार जो चुनी गई है वो भी जनता ने चुनी है, हम उस पर सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। वो भी सोच समझदार जनता है, वो भी देश की। दिल्ली की जनता समझदार नहीं है, देश की जनता भी उतनी समझदार है और देश की जनता भी सोच समझ कर सरकारें तय करती है। तो जब हम देश की चुनी हुई सरकारों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो राज्य की द्वारा चुनी गई सरकार के ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। ये जस्टिफाई कर देना कि हमें जनता ने चुना है, सरकारें जनता ही चुनती है और वही सरकारें जनता का खून भी चूसती है, ये भी हकीकत। जी बिल्कुल उपाध्याय जी, जनता ही सरकार चुनती है तो कल को जनता का काम उंगली उठाना भी है, क्योंकि उन्होंने अपने मुताबिक एक सरकार को चुना और अगर वो काम नहीं करेगी तो जनता ही आवाज, अब जनता तो जवाब मांग रही है। देखिए जरूरी अब ये भी सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी के भी हर विभाग है अलग अलग, पानी के लिए अलग विभाग है और बिजली देने के लिए अलग विभाग है, साफ सफाई के लिए अलग विभाग है, उसके बावजूद भी एक विभाग अपना काम क्यों नहीं पूरा कर रहा? स्कूलों को आपने, नए स्कूल नहीं खोले गए हैं, नए हॉस्पिटल नहीं खोले गए हैं, ये बात आपके सराहनीय है कि सरकारी स्कूलों में दिल्ली के बहुत बेहतर शिक्षा हुई है, ये काम हुआ है सरकार द्वारा और ये सराहनीय कदम है, लेकिन जो काम नहीं हुआ उस पर तो सवाल उठेंगे ना।
क्यों सिर्फ देखिए सिर्फ मुस्कान स्कूलों जी, की वहाँ सफाई को नए लेकर स्कूल नहीं? नहीं खोले गए हैं, लेकिन वहाँ नए कमरे बहुत बनाए गए हैं हर स्कूल में। मैं वही कह रही हूँ, नए सरकारी स्कूल भले स्कूलों ही की ना खुले हालत हो, सुधरी लेकिन है। नए मैं वही कह 12,000 रही से हूँ आपको, ज्यादा मैंने तो वहाँ पहले ये बात कह क्लासरूम्स दी। बनाए गए हैं। नए स्कूल कितने बने? और जो पुराने स्कूलों के उपाध्याय जी, पहले हालत तो ठीक हो, पुराने हम नए बिल्डिंग खड़ी कर दें और पुराने स्कूलों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त ना कर पाए तो ये भी कोई उचित नहीं है। न्यायोचित ये है कि जो पहले वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है कम से कम उसको तो दुरुस्त कर दिया जाए, वहां तो पढ़ाई दिल्ली अच्छे से हो सरकार की सके। हम डिस्पेंसरी दोबारा थी, वही प्रोसीजर सुने, करते हैं कि नई बिल्डिंग खड़ी करते दिल्ली हैं। सरकार की डिस्पेंसरी थी, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियां थी, पहले उनको दुरुस्त करना चाहिए था, मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहिए था। दिल्ली पहले मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे कि हर जगह मोहल्ला क्लिनिक हो, वो डिस्पेंसरियां बहुत दूर दूर थी, इसलिए एक नया प्रोसीजर लाया गया कि मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए जो कि पास। काश वही स्कूल में हो। स्कूल में क्यों नहीं हो कि भाई घर के पास में है स्कूल खोले? देखिए आप डिस्पेंसरी को स्कूल से नहीं ना तोड़ सकते, ये तो उपाध्याय जी प्रैक्टिकल ही नहीं है। देखिए स्कूल एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हर किसी के घर के पास, क्योंकि एक बच्चा पढ़ने नहीं जाता, एक स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ने जाते हैं। इलाज के लिए उस एरिया के लोग वन बाई वन वहाँ इलाज के लिए जाते हैं जो बीमार होता है, लेकिन स्कूल वो व्यवस्था नहीं है। वहाँ चलिए, तो ठीक है। चलता है और हजारों बच्चे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। समय की कमी उपाध्याय साहब, मैं लौटूंगी उपाध्याय साहब। व्हाट्सएप और समय से इंतजार कर रहे हैं। में क्या लिखा था इतने स्कूल खोलेंगे? मैनिफेस्टो में था स्कूल, नए स्कूल खोलेंगे। देखिए मुस्कान जी, जी, दूसरे को शिक्षा के उंगली क्षेत्र उठाना में बहुत जितना आसान काम था। दिल्ली ने किया है, भारत के किसी राज्य ने उतना काम नहीं किया है। एक नया वरना अस्पताल खोला, राष्ट्रपति जी की पत्नी अमेरिका से दिल्ली के स्कूल देखने के लिए नहीं आती, और आप इस दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्थाएं देखिए कि वहाँ स्विमिंग पूल से लेकर के सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक प्राइवेट स्कूल भी नहीं दे पा रहा है। और आप और राज्यों के स्कूल देख लीजिए उनके कंपैरिजन में कि उनका क्या हाल है, जहाँ भाजपा की सरकार है या जहाँ कांग्रेस की सरकार है। नए स्कूल खोलने की बात हो। ममता जी ठीक है उपाध्याय सुनेंगी? साहब। इन्होंने एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला, ये लोक लुभावनी बस से जी, काम करते आपको हैं। जहाँ आपकी सरकारें है ना, वहाँ बता दीजिए स्कूलों में कितना काम कराया है आपने, कितना काम उत्तराखंड में करा दिया आपकी सरकार थी। इनके लोग कितना तो काम आपने हिंदुस्तान उत्तर पर राज प्रदेश के करने का स्कूल में सपना करा देख दिया रहे हैं। आपकी सरकार थी, तो आप पुराने नए स्कूल तो छोड़िए, पुराने स्कूलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करा दें तो ये जनता के लिए अच्छा होगा। और बद से बदतर होती गई। पीडब्ल्यूडी इनके अधीन था, क्या कर लिया पीडब्ल्यूडी ने? क्यों नहीं की सफाई? सफाई तो एमसीडी ने भी नहीं की व्हाट्सएप, सफाई तो एमसीडी ने भी नहीं की। एमसीडी ने भी सफाई की। ठीक है, चलिए, ठीक है संगीता। एमसीडी ने कितने नए स्कूल खोले? एमसीडी ने सफाई की उपाध्याय साहब। एमसीडी ने जो उनके पास पूरा पैसा आया, जो उनके पास एक जो बजट आया, उसका पूरे तरीके से सफाया किया है, बहुत अच्छे से सफाई किया एमसीडी ने भी। वही बता रहा हूँ, स्कूल तो एमसीडी ने भी नहीं खोले। तो चलने लायक नहीं रह जाता दिल्ली, जीने लायक नहीं रह जाता दिल्ली। ये कहिए कि सफाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, पर ये मत कहिए कि सफाई नहीं हुई। चलिए आप बता दीजिए एमसीडी ने कितने स्कूल खोल दिए? उपाध्याय साहब पूछ रहे हैं आपसे। ये आंकड़ा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ टेलीविजन पे। आप 15 साल से काबिज है एमसीडी में 15 साल से काबिज है, आपके पास आंकड़ा नहीं है? अपना आंकड़ा है नहीं, उसका आंकड़ा पेश कर दूं? अगर होगा, सुनिए साहब, अगर किया कुछ होगा तो आंकड़ा होगा ना आपके पास। हमने क्लासरूम्स बनाए हैं, स्कूलों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। आप देख लीजिए एमसीडी के स्कूल और दिल्ली सरकार के स्कूल का कंपेयर ही करके देखिए। खुले हैं जरूर, ये मैं जानता हूँ। स्कूल खुले जरूर है, लेकिन आंकड़ा नहीं है व्हाट्सएप। कैसी बातें करते हैं व्हाट्सएप, कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या चाहती है मुस्कान जी कि मैं कोई झूठ का आंकड़ा पेश कर दूं? मैं ये चाहती हूँ कि 15 साल से काबिज है, अगर सत्ता में 15 साल से काबिज है, उसके बाद अगर आंकड़ा आपके पास नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं? आप मुझे ये जवाब दे दें। मुस्कान जी, अगर हम 15 साल से काबिज हैं तो जनता के विश्वास से काबिज हैं। जनता ने हमारे कार्यों को सराहा है, इसलिए काबिज है। वो कार्य तो गिनवा दीजिए, कार्य गिनवाने का मौका आपके पास है, कार्य आप गिनवा नहीं पा रहे हैं, आपके पास आंकड़ा नहीं है, बताइए। एक पर्टिकुलर चीज का आंकड़ा मैं नहीं दे पा रहा हूं आपको, इसके लिए आप इतना मुझे प्रताड़ित ना करें। और किससे? लेकिन चलिए अगर किससे सवाल पूछे आप ही बता दें। अगर हमने
प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, दीवाना चुन के भेजती। ये प्रताड़ना नहीं है। सवाल पूछ लिया तो प्रताड़ना हो गई। अभी कुछ समय में ये कह देंगे कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कर रही हैं। मैं ये शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करता हूँ आपके प्रति, ये दूसरे लोग करते हैं। नहीं, मैंने आलोक कहा कि ये आप बात आम आदमी नहीं की कहते। प्रवक्ता है, लेकिन आलोक बात नहीं हो गए। और सुधीर एंकर हैं और बैलेंस लेके चलती है सारी चीजें। जो स्कूल थे, लेकिन अगर कोई आंकड़े नहीं है तो आप फिर से कहना चाहिए नहीं है मेरे पास वो आंकड़े। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से तमाम चर्चा हुई, अब तीनों नगर निगमों को एक करने का जो प्रस्ताव है वो हो सकता है आज संसद में आ जाए और देखना होगा कि अगर ये प्रस्ताव आता है उसके बाद चुनावों में किस तरीके की जो स्थितियां हैं वो बनती हैं। और अगर चुनाव देरी से होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के पास पावर सौंपी जाएगी, तो क्या कुछ स्थितियां बनेंगी वो देखने वाली होगी। और दिल्ली में तमाम जो 3 नगर निगम है किस तरीके से दिल्ली का विकास करेंगे, एक होकर या अलग अलग, वो भी देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।